रीबॉक एक ऐसा नाम जो साल 1983 के आसपास नाइकी जैसी कंपनियों को भी मात दे रहा था। उस दौर में रीबॉक जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता वो हिट नहीं बल्कि सुपर हिट हो जाता। रीबॉक जिसने अपने कामयाबी का समय नहीं बल्कि दौर लाकर दुनिया की नंबर 1 शू कंपनियों में अपना नाम दर्ज करवाया। लेकिन रीबॉक के साथ ऐसा क्या हुआ कि कभी एथलीट्स की पहली पसंद बनने वाला रीबॉक आज गुमनाम हो गया। कभी दुनिया भर में पसंद किए जाने वाला रीबॉक आज समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया। चलिए जानते हैं। बात है साल 1958 की, जब महज 14 साल की उम्र में जोसेफ विलियम फोस्टर ने इंग्लैंड की गलियों में एक छोटी सी दुकान से जूतों का व्यापार शुरू किया। यह व्यापार दिखने में तो छोटा था पर इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन थी। समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे दुकान की सेल भी बढ़ती गई। धीरे धीरे विलियम के इस व्यापार को जो फोस्टर और जेफ फोस्टर यानी कि विलियम के दो बेटों ने संभालना शुरू कर दिया। उन्होंने उस दुकान को JW फोस्टर एंड सन्स का नाम दिया। इन दोनों भाइयों ने मिलकर मार्केट में कुछ अलग करने का सोचा, जिसके चलते इन्होंने स्पाइक शूज बनाए। इसी बीच इंग्लैंड में एक ओलंपिक दौड़ होने वाली थी और संयोगवश उसी दौड़ में हिस्सा लेने वाले दो एथलीट्स ने इन्हीं भाइयों के बनाए हुए स्पाइक शूज पहन रखे थे। किसी तरह दौड़ पूरी हुई और उस दौड़ के साथ एक कमाल हुआ। जिन दो एथलीट्स ने वो जूते पहन रखे थे उन्हीं दो एथलीट्स ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद तो मानो JW फोस्टर की किस्मत ही बदल गई। पूरे इंग्लैंड में इनके जूते फेमस होने लगे। पर जो और जेफ केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने इस व्यापार को ग्लोबल मार्केट में उतारना चाहा, जिसके लिए उन्होंने JW फोस्टर एंड सन्स का नाम बदलकर रीबॉक कर दिया। अब अगर रीबॉक को ग्लोबल ब्रांड बनाना था तो उसके लिए सबसे जरूरी था कि प्रोडक्ट को US मार्केट में उतारा जाए। ये सब इतना आसान नहीं था। फिर भी फोस्टर ब्रदर्स लगे रहे। उन्होंने US मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स को खोजना शुरू कर दिया। पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलता उसे प्रोडक्ट तो पसंद आता, पर जैसे उसे इस बात का पता चलता कि कंपनी UK की है तो वह अपना हाथ पीछे खींच लेता। फिर भी फोस्टर ब्रदर्स लगे रहे और उन्हें इस खोजबीन में लगभग 10 साल लग गए। आखिरकार इस 10 वर्ष की लंबी अवधि के बाद साल 1979 में उन्हें अपना पहला डिस्ट्रीब्यूटर्स मिला, जिसके बाद रीबॉक की किस्मत खुलने लगी। इसी बीच रीबॉक ने 3 नए स्पोर्ट्स शूज मार्केट में लॉन्च किए जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। सब कुछ सही चल रहा था पर उसी बीच महिलाओं का एक ट्रेंड चला, द वुमेन एरोबिक ट्रेंड। सरल भाषा में समझे तो महिलाओं को उस समय एरोबिक करने के लिए जूतों की जरूरत पड़ती थी, जिसका फायदा उठाते हुए रीबॉक ने जरूरत के हिसाब से अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 1983 में रीबॉक की सेल्स में 12.8 मिलियन का जंप देखने को मिला। उस समय नाइकी, प्यूमा और एडिडास जैसी दिग्गज कंपनियां केवल मेंस शूज ही बनाती थीं, जिससे रीबॉक का फायदा बहुत ही ज्यादा हुआ। धीरे धीरे रीबॉक ने बड़े बड़े एथलीट्स का सहारा लिया, जिससे रीबॉक बड़े पर्दे पर भी फेमस हो गया। एक तरफ जहां रीबॉक की सफलता में ट्रेंड्स का सबसे बड़ा रोल था, वहीं रीबॉक के फेलियर में भी ट्रेंड्स ने ही सबसे बड़ा रोल निभाया। दरअसल जब एरोबिक ट्रेंड धीरे धीरे कम हो गया तो रीबॉक पीछे हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए नाइकी ने रीबॉक से बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते नाइकी पूरे ग्लोबल मार्केट पर छा गया। साल 2000 तक तो रीबॉक का काम अच्छा खासा चल रहा था, जिसके चलते रीबॉक ने अपने ब्रांड को ग्रोथ देने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। पर रीबॉक का यह प्लान फेल हो गया और यहीं पर रीबॉक ने सबसे बड़ी गलती कर दी। जब रीबॉक का प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया तो कंपनी को इसका प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, पर कंपनी ने ठीक इसका उल्टा किया और प्रोडक्शन को चालू रखा, जिससे कंपनी को काफी नुकसान होता चला गया। जब कंपनी को इन जूतों से रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो कंपनी ने इन्हें सेल पर डाल दिया, जिससे मार्केट में कंपनी की काफी ज्यादा इमेज खराब हो गई। धीरे धीरे कंपनी की सेल घटती चली गई और नाइकी इस दौरान बड़ी कंपनी बन गई। जिसके बाद साल 2004 में ग्लोबल शेयर मार्केट का नतीजा आया, जिसमें एडिडास 15.4%, नाइकी 33.2% और रीबॉक केवल 9.6% ही ग्लोबल मार्केट रिकॉर्ड में था। जिसके बाद एडिडास ने साल 2005 में रीबॉक को महज $3.8 बिलियन पर खरीद लिया और इस तरह रीबॉक धीरे धीरे लोगों की पसंद से गुमनामी की ओर चलता चला गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।